लास्ट क्लास में हम कहाँ तक थे? ये भी हो गया था। चलिए यहाँ तक हो गया था ना, वेव नंबर तक। एनर्जी डिफरेंस जो था हायर स्टेट से जो ट्रांजिशन हो रहा था उसके बारे में, ठीक है। तो ट्रांजिशन के बाद हम देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, जो आपके हमने ये वेव नंबर निकाला था, कहाँ से निकाला कि आपके पास जो ट्रांजिशन हुआ, कहाँ से, जो आपके पास लेट सपोज आपके पास कोई हायर एनर्जी स्टेट था जिसके पास नंबर ऑफ एटम कितने थे, n2 थे, और यहाँ एनर्जी E2 थी, और ये जंप कर गया किसी लोअर एनर्जी स्टेट में N1, जहां नंबर ऑफ एटम कितने थे N1 और इसकी एनर्जी है E1। तो ये जब वापस लौट आया तो ये क्या हुआ, एक एनर्जी फोटोन रिलीज किया, ठीक है। क्या क्या इन्होंने एक फोटोन रिलीज किया, ठीक है, एक फोटोन रिलीज किया। अब फोटोन की जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, जितना इनके बीच गैप होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। ठीक है, तो फोटोन जो रिलीज कर रहा है इसके पास कितनी एनर्जी हुई, जो फोटोन आया आपके पास ये कितना हुआ था, इसके पास फोटोन के बाद जो एनर्जी थी वो थी कितना, कहाँ से कहाँ है, किसी स्टेट से E2 से कहाँ जंप किया है, E1 में जंप किया, ठीक है। तो यहीं से हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम इसको बाद में पढ़ते भी है तो स्पेक्ट्रल लाइन देते हैं, ठीक है, एक स्पेक्ट्रल लाइन देता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वही कि आपके पास क्या है, अच्छा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दोनों में हो सकता है, अब्जॉर्प्शन में भी हो सकता है और इमिशन में भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को दो तीन चीजें पढ़ाना चाहूंगा कि आपके पास क्या है, एक पहले कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखते हैं, देन हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ आएगा, ठीक है। क्या देख लेते हैं पहले, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम से ही पहले एक दो चीज और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि आपके पास वापस आने में एक चीज और ऐड करनी थी मुझे, ठीक है, फिर पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम। जो आपके पास एनर्जी आई थी, एनर्जी कितनी थी, जो आपके पास एनर्जी थी, क्योंकि मैं किसी पेपर में देख रहा था, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ एच एटम, वो कितने थे आपके पास, ई एन इक्वल टू कितना आ गया था आपके पास, -13.6, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था आपके पास हाइड्रोजन एटम के पास एनर्जी। तो यहाँ से कल भी मैंने जो एक चीज आपको कहा था रिडवर्क के लिए, आप लोगों ने क्वेश्चन किया, कोई बताएं कि क्वेश्चन किया आपने रिडवर्क वाला। ठीक है, तो अगर यहाँ से जो रिडवर्क कांस्टेंट की रिडवर्क है, चीज लिखते हैं रिडवर्क, ठीक है। अब इस एनर्जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला कितना था, ई एन इक्वल टू कितना, -1/8 m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर, कितना हो जाता था, ये हो जाता था एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बाद में हमने क्या किया था, एच सी का मल्टीप्लाई ऊपर किया था और एच सी का मल्टीप्लाई नीचे किया था, तो यही बन गया था आपके पास आर इक्वल टू, यहाँ पर इसको रिडवर्क कांस्टेंट बोला गया था, माइनस रिडवर्क कांस्टेंट, इनफाइनाइट रिडवर्क कांस्टेंट, ठीक है।
और ये कितना हो गया था आपके पास, ये हो गया था, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, एच सी जेड स्क्वायर अपॉन कितना हो गया था आपके पास, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक पता चला था, रिडवर्क जो कांस्टेंट था, रिडवर्क वो कितना था, रिडवर्क, ठीक है, आर वाई से दिखा रहा हूं मैं से, रिडवर्क, ठीक है। अब रिडवर्क में क्या होता है कि आपके पास, अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर जो रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी है, 1/8 एम ई एम स्क्वायर एम की पावर 4 कितना हो जाएगा यहाँ, एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यू सी, ठीक है। तो अगर क्या किया जाए, अगर मैं, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम की बात है, हाइड्रोजन एटम की बात है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, अगर एन की वैल्यू, ठीक है, अगर मैं एन की वैल्यू आपके पास क्या है, अगर यहाँ एच सी का मल्टीप्लाई भी ना किया जाए, तो एक काम करते हैं हम यहाँ, ठीक है, एच सी का मल्टीप्लाई नहीं करते, ये है आपके पास, तो अगर मैं एनर्जी को यहाँ अलग करूँ तो ये कितना है, -8, कितना आ जाएगा आपके पास, एम ई की पावर 4 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अलग। तो अगर क्या किया जाए, इसको रिडवर्क कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि एच सी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू है आर इन्फिनिटी की, कितना है, -1/8 एम ई की पावर 4 बाय एप्सिलॉन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, माइनस नहीं आएगा इसके साथ, अगर इस फॉर्मूले में भी, इस एनर्जी के फॉर्मूले में भी हम एन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम लेते हैं, अगर हम क्या करें, इफ जेड की वैल्यू 1 ले लें क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, और फर्स्ट स्टेट ले लें, एन की वैल्यू भी 1 ले लें, अगर 1 की, इसको बोलेंगे कौन सा स्टेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट, क्या है, फर्स्ट स्टेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट है ना जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ तो एन इक्वल टू 1 हो गया। अब अगर यहाँ देखा जाए, अगर इसमें ये सारी बातें रख दी जाए, तो ये ई एन ही क्या बन जाता है, रिडवर्क कांस्टेंट के बराबर बन गया ना, बन गया नहीं बना, अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, ठीक है, तो ये रिडवर्क बन गया आपके पास, ये रिडवर्क के बराबर हो जाएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले में ऊपर रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, ई एन इक्वल टू कितना, कितना बन जाएगा, 1/8, ये हो जाएगा ई एन इक्वल टू 1/8 माइनस के एम ई की पावर 4 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1/1 हो गया। तो यहाँ से क्या पता चलता हमको कि जो रिडवर्क है वो कुछ नहीं है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ठीक है, जिस हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जिसको, मतलब एक क्या है, रिडवर्क एक, अगर मैं रिडवर्क की बात करता हूँ आर वाई की, ठीक है, तो जो रिडवर्क है वो क्या है, एनर्जी की यूनिट है, ठीक है, जिसको एक रिडवर्क बराबर होता है, ठीक है, एक रिडवर्क बराबर होता है आपके पास, लिख देता हूँ आगे, ठीक है, एक रिडवर्क बराबर, अगर इसी चीज को मैं आगे सिंप्लीफाई करूँ तो एक रिडवर्क जो है कितना था, एक रिडवर्क इक्वल टू कितना था, एम ई की पावर 4 एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, इन सब की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाता है आपके पास 21.7 10 टू द पावर -19 जूल। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो है रिडवर्क की डेफिनेशन क्या है, रिडवर्क जो है, रिडवर्क है ग्राउंड स्टेट एनर्जी और एच एटम, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एच एटम, क्योंकि उसके लिए z इक्वल टू 1 होगा, ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1 होगा,
ठीक है। दूसरा क्या है, ये क्या है, कन्वेंशनल यूनिट ऑफ इज कन्वेंशनल, या कन्वीनियंट लिख दो, कन्वीनियंट एनर्जी यूनिट। ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। एक और चीज आती है टर्म वैल्यू। ठीक है, टर्म वैल्यू क्या आती है, टर्म वैल्यू। ठीक है, टर्म वैल्यू। ठीक है। अब टर्म वैल्यू में क्या आता है, जो आपके पास एनर्जी है, टीएन से इसको दिखाता है, इस एनर्जी को एच सी से डिवाइड कर देता है, यही आपके पास टर्म वैल्यू। इसीलिए कितना आ जाता है ये, अगर टर्म वैल्यू देखोगे तो आर इन्फिनिटी ऑलरेडी था, और ये कितना था, कितना आ जाएगा इसके साथ, एच सी हट जाएगा तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास टर्म वैल्यू। टर्म वैल्यू का मतलब होता है कि आपको एच सी से डिवाइड करता है, क्या करते हो, एच सी से डिवाइड करता है। ठीक है। तो जो कल हम वैल्यू लिख रहे थे, किसी ने रीडवर्क कांस्टेंट के बारे में पता किया कि क्या होता है, रीडवर्क सबके लिए सेम होता है। हुँ? कोई बताए, कल मैंने एक होमवर्क दिया था, सबके लिए सेम होता है। तो मैं अगर कांस्टेंट की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। जो हम वैल्यू लिख रहे थे, जो आर इन्फिनिटी है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो आर इन्फिनिटी है, ये क्या है आपके पास, जिसकी वैल्यू कितनी थी आर इन्फिनिटी की वैल्यू, एम ई की पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यू सी। ठीक है, इसको बोला जाता है रेडवर्क कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड रेडवर्क कांस्टेंट, जानते हैं आप। रेडवर्क कांस्टेंट, और इसको लिया जाता है आर इन्फिनिटी। कब लिया जाता है आर इन्फिनिटी, वो जो आपके पास न्यूक्लियस था ना, उसको हैवी माना जाता था, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा हैवी माना जाता था। तो इसके केस में क्या हो गया कि जो रिडवर्क कांस्टेंट था, जब हम आगे भी कैलकुलेट करेंगे रिडवर्क कांस्टेंट फॉर फाइनाइट न्यूक्लियस के लिए, तब वहां पर क्या है, हम आर इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे। किसके लिए मानते हैं, आप लिखेंगे फॉर फॉर अ फॉर एन इनफाइनाइट हैवी न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस को क्या माना गया, हैवी माना गया एज अ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, क्या है हैवी न्यूक्लियस। तो ये इसकी वैल्यू अलग होती है, लेकिन क्या है आपके पास, यहाँ पर जो न्यूक्लियर का मोशन माना गया, न्यूक्लियर का मास माना गया, वो बहुत ज्यादा हैवी माना गया, जिसकी वजह से हम क्या लिखते हैं, आर इन्फिनिटी लिखते हैं, रिडवर्क कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है। जब हम आगे, जब आपके पास फाइनाइट मास आ जाएगा, जब आपके पास फाइनाइट मास आएगा, तब हम क्या करते हैं, तब हम वहां पर रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो उसके जो न्यूक्लियस है उसके मास पर डिपेंड करेगी। ठीक है।
चलिए, अब थोड़ा स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब आपने 2 तरह का स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है? बहुत डिटेल वे में पढ़ाऊँगा। स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो लोग पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ भी आपके पास इंटरव्यू है 50 मार्क्स का, ठीक है? अब देखिए, अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ, तो 2 तरह का स्पेक्ट्रम आता है आपके पास। एक आता है अब्ज़ॉर्प्शन, अब्ज़ॉर्प्शन, एक आता है इमिशन स्पेक्ट्रम। अब आप क्या समझते हैं अब्ज़ॉर्प्शन से और इमिशन से? सिंपल सा आप समझते हो कि कोई ग्राउंड स्टेट में था, अभी लिखना मत, ठीक है? कोई ग्राउंड स्टेट में था आपके पास और वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चले गया, कुछ एनर्जी मिल के गया, तो इसको अब्ज़ॉर्प्शन बोलेंगे और ये जब वापस आया तो एक इमिशन स्पेक्ट्रा देंगे। इतना ही जानते हैं आप लोग शायद, ठीक है? मैं अगर लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, पहले मुझे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि पहले बता देता हूँ, मैं एक तरह बनाता हूँ यहाँ पे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है? ये हो गया आपके पास कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अच्छा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है कि आपके पास जब कोई कंटीन्यूअस सोर्स किसी क्या है, इंसिडेंट कराएगा किसी एटम पे, तो वो एक कंटीन्यूअस एटम स्पेक्ट्रम दे रहा है। अब कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सारे कलर होते हैं, ठीक है? कि आपके पास यहाँ पर हो गया आपके पास, ये हो गया ग्रीन हो गया, मान लीजिए इधर येलोइश है इधर, और इधर ग्रीन है, ये सारे कलर होंगे इसमें, ठीक है? इधर रेड होगा, ठीक है? और इधर ब्लू होगा। तो जितना भी स्पेक्ट्रम होगा आपके पास, वो सारे कलर इसमें आ जाएंगे, ठीक है? अब क्या है, इसमें आपके पास सारे कलर आ रहे हैं, ठीक है? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? जब कोई एक कंटीन्यूअस सोर्स किस पे किया, इंसिडेंट करा गया किसी एटम पे, तो उसने जो स्पेक्ट्रम दिया, एनर्जी उसने ली तो स्पेक्ट्रम रिलीज करेगा। एक स्पेक्ट्रम दिया तो क्या किया आपके पास, जैसे आप बोलते भी है कि आपके पास जैसे हाइड्रोजन एटम था, हाइड्रोजन एटम अगर ग्राउंड स्टेट में था, अभी ग्राउंड स्टेट से जब इसको एक एनर्जी मिली है, एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में गया तो वापस ये क्या है, 10 टू दी पावर कितना, 8 सेकंड के बाद वापस आएगा तो एक फोटोन रिलीज करेगा। अगर ये फोटोन को एनालाइज किया गया, ठीक है, तो एक स्पेक्ट्रम दे रहा होगा, ठीक है? मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ, पढ़ेंगे भी हम। तो एक स्पेक्ट्रल लाइन आ जाती है यहाँ पर, क्या आ जाती है, स्पेक्ट्रल लाइन आ जाती है। जब इसको क्या किया गया, विजुअलाइज किया गया और देखा गया, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है। ध्यान से समझना, भी मत लिखना, पहले समझना। अब अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि आपके पास कोई कंटिन्यूअस सोर्स आपने इंसिडेंट कराया है, ठीक है? कोई कंटिन्यूअस सोर्स आपने इंसिडेंट कराया, किस किस पे, एटम पे। अब एटम को क्या किया, एटम ने एनर्जी की ऑब्जॉर्व की, ठीक है? अब जो जिस टाइप की एनर्जी उसने ऑब्जॉर्व कर ली, जैसे मान लीजिए आपने कोई व्हाइट लाइट किसी पे इंसिडेंट कराया, व्हाइट लाइट में क्या थे, 7 कलर थे, ठीक है? अब आपके पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिल गया, ठीक है? अलग अलग कलर के अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। अब जब ऑब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि ऑब्जॉर्प्शन में अब्जॉर्प्शन में जो एटम था उसने कोई स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को क्या किया, एमिट, सॉरी, अब्जॉर्ब कर लिया होगा। अब जो जो चीज अब्जॉर्ब कर लिया होगा वहां पर उस कलर की जगह क्या, ये तो पूरा क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्पेक्ट्रम में क्या है, विजिबल ग्रीन वगैरह सारे रहेंगे। जिस कलर को वो अब्जॉर्ब करेगा वहां एक ब्लैक लाइन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक ब्लैक लाइन आएगी। जिस कलर को वो, ठीक है, जिस कलर को वो ऑब्जॉर्व करेगा वहां पर क्या आ जाएगी, एक ब्लैक लाइन आ जाएगी। सपोज इस कलर को उसने ऑब्जॉर्व किया तो यहाँ पर एक ब्लैक लाइन आएगी। सपोज ये वाले कलर को ऑब्जॉर्व किया तो एक ये क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर ब्लैक लाइन। सपोज अगर इसको भी किया तो ये यहाँ पर ब्लैक। यानी आपके पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होगा क्या कि जब कोई एटम क्या कर रहा है, जब कोई एटम क्या कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है, यानी कोई कंटिन्यूस सोर्स है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपके पास सन रेडिएशन आ गया है, ठीक है? अब उस एटम ने क्या किया, स्पेशल टाइप की पीली पीले वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, उस रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लिया, तो वहां पर क्या दिखाएगा स्पेक्ट्रम में, एक क्या दिखाया, ब्लैक लाइंस दिखा देगा।
ठीक है, क्या दिखा देगा? ब्लैक लाइंस। अब इमिशन की बात करते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, ठीक है। अब अगर इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, तो इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? अगर मैं बैकग्राउंड की बात करता हूँ, जैसे इसके बैकग्राउंड में क्या था, ऐसा कुछ था। जैसे इसमें तो इसके बैकग्राउंड में थे, रेड भी था आपके पास, ब्लू भी था, ठीक है। मैं बना ही देता हूँ इसके ब्लू। इसके बैकग्राउंड में क्या था? इधर आपके पास जैसे रेड भी था, ठीक है, इधर रेड भी था, ठीक है, और इधर ग्रीन भी था। इधर येलो भी था, और आपके पास इधर ब्लू भी था। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था इसके बैकग्राउंड में। बस इतना है कि जिस कलर की लाइट, जैसे मान लीजिए सपोज ये एटम है, इस पे मैंने कंटिन्यूस लाइट क्या की है, इंसिडेंट कराई, तो इसने कोई स्पेसिफिक टाइप की लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया, तो उनकी जगह क्या आएगी? यहाँ ब्लैक लाइन्स आएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पर? ब्लैक लाइन्स आ जाएगी। पर अगर मैं इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? इमिशन स्पेक्ट्रा। तो इमिशन स्पेक्ट्रा का बैकग्राउंड ब्लैक होता है, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक होगा। बस जब ये एमिट कर रहा होगा जिस कलर को, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे वो एमिट करेगा, किसको एमिट करेगा? ब्लैक को एमिट करेगा, तो ब्लैक यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। ब्लैक तो ऑलरेडी, सॉरी, अगर उसको ब्लू को एमिट करेगा, तो ब्लू यहाँ दिख जाएगी आपको। जो लाइन को एमिट कर रहा होगा वो यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। अब जैसे आपके पास वो रेड को कर रहा होगा, तो रेड यहाँ दिख जाएगी आपको, ठीक है। रेड क्या है यहाँ पे दिख जाएगी आपको, ठीक है। और फिर जैसे आपको ग्रीन एमिट कर रहा होगा, तो एटम यहाँ पर ग्रीन इस पर, और इसका जो बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लैक होगा। क्या, कैसा होगा? पूरा ब्लैक बैकग्राउंड होगा, ठीक है? मैं बना भी देता हूँ अगर आप, इसका जो बैकग्राउंड होगा वो पूरा ब्लैक होगा, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कैसा होगा? पूरा ब्लैक होगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड कैसे होगा? ब्लैक होगा। ठीक है, तो ये मिशन इंस्पेक्टर हो जाएगा। क्लियर है अब आपको मिशन इंस्पेक्टर? क्लियर है? अब्जॉर्प्शन और इमिशन आपसे पूछा जा सकता है। अभी पढ़ेंगे भी हम, लाइन स्पेक्ट्रा किसको बोलेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसको बोलते हैं।
ठीक है। ये चीज़ आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, ठीक है? बहुत सारी बुक्स आप पढ़ोगे, तब जाके आपको ये चीज़ें आएगी, ठीक है? ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक बुक है आप कि मेरे पास अगर आप लोगों के लिए पढ़ाने का तो कम से कम मैं 4 से 5 बुक्स खुद पढ़ के आता हूँ और मैंने इतनी पढ़ी भी अपने एमएससी में बहुत सारी बुक्सें पढ़ी है, ठीक है? राजकुमार तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ ली थी मैंने। राजकुमार बहुत बेसिक बुक है, उसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं। क्लियर है इतना? फिर हम लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है तो हाँ, ना तो कर दीजिए। नहीं आया समझ? तो ये कंफर्म कर दीजिए बाकी। ठीक है, नहीं आया समझ तो दोबारा बता रहा हूँ, आया समझ तो ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, तो अगर इसमें लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हैं। क्या है कि आपके पास जब एटॉमिक कोई भी आपके पास, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, अगर आपके पास कोई एटॉमिक एटम है, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, वो एमिट या अब्जॉर्ब करता है जो है लाइट को। तो जब आपके पास क्या है, जब आप उसको स्पेक्ट्रोमीटर से एनालाइज करते हैं तो डिस्क्रीट वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम दिखता है। कैसे दिखता है? डिस्क्रीट वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम दिखता है। ईच वेवलेंथ को जो है, जो आपके पास प्रत्येक अलग अलग कलर की वेवलेंथ दिख रही होगी, इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। और जब आप होल फैमिली ऑफ दी लाइन को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या अटोमिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम या अटोमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का भी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? एमिसिव, एमिसिव, एमिसिव स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या आ रहा है आपके पास? एमिसिव स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपके पास क्या है, इमिसिव में क्या आती है, सिर्फ वही स्पेक्ट्रम एनालाइज होगा, वही आएगा आपके पास। कि क्या होगा कि आपके पास यहाँ से जैसे बात करते हो हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में क्या आपके पास जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी स्टेट आ गई। ठीक है, बोहर ने इसका क्या किया था, बोहर ने भी बताया था डिफरेंट स्टेट है। तो अब क्या है आपके पास, आप यही बोलते हो कि जब आप क्या करते हो, जब एटम क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो ये आपके पास क्या है, यानी जब क्या है,
हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो क्या है, कुछ टाइम बाद वो वापस आता है और एक फोटोन रिलीज करता है H ने। अब ये फोटोन जब आप रिलीज करता है, तो इसको जब आगे एनालाइज किया गया, स्पेक्ट्रम इसका देखा गया, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन आती है, ठीक है, एक स्पेक्ट्रल लाइन आती है, स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन आ जाती है, ठीक है। तो ये था इसका स्पेक्ट्रम था, एनालाइज किया। अब जब आपके पास इसके स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया गया, इवन ऑब्जर्व थ्रू अ स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा हमने जब इसके एनालाइज किया गया, तो हमको क्या क्या किया, जो ये रेडिएशन आई वो क्या हुई, इमेज फॉर्म में मिली और आपको कुछ शार्प लाइंस मिली, ठीक है, शार्प एंड स्ट्रेट लाइंस मिली, सिंगल कलर। मान लीजिए एक ये कलर में क्या मिल गया, दूसरी बार, ठीक है, ट्रांजिशन कहीं और से हो रहा तो दूसरा कलर, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि आपके पास जो ट्रांजिशन मिला वो एक शार्प कलर की मिली जब आप इसको स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम जब आपके पास ऐसा ट्रांजिशन हुआ, तो हाइड्रोजन एटम में ये देखा गया कि हाइड्रोजन एटम में जो डिफरेंट स्टेट है, मान लीजिए n=1 है, ये n=2 है, ठीक है, ये n=3 है, ये n=4 है, n=5 है, थोड़ा पास पास में बना रहा हूँ, और ये n=6 है, ठीक है, सपोज ये बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये है ग्राउंड स्टेट, n=1, n=2। ये हाइड्रोजन में आपने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल देखे थे, n=3, n=4, n=5 और n=6, और ये n=infinity तक जा रहा है सपोज। इसके पास एनर्जी आपने कहा था कितना था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पास एनर्जी कितनी गई थी आपने, इसके पास एनर्जी कितनी थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जो ट्रांजिशन पॉसिबल होते थे, वो हो सकता है कि जो ट्रांजिशन हो रहा हो यहां से यहां हो रहा हो, या यहां से यहां तक ट्रांजिशन हो रहा हो, या आप कह सकते हो कि यहां से ट्रांजिशन हो रहा हो। ट्रांजिशन मतलब कहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, हो सकता है यहां से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा हो। तो ये जो लाइन मिल रही है आपको, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। और ये कहां पर पाई जाती है, यूवी रीजन में। कहाँ पाई जाती है, यूवी रीजन में। ये कहाँ पाई जाती है, यूवी रीजन। अब हो सकता है कि जो ट्रांजिशन है वो यहां से यहां हो रहा है, यहां से यहां हो रहा है, यहां से यहां हो रहा है, और यहां से यहां हो रहा है। तो इस सीरीज को बोलेंगे, जब आपके पास जो फाइनल स्टेट है वो क्या है, n=2 है, इसको बोलेंगे ये है आपके पास बारमल सीरीज। बारमल सीरीज। और ये किस में होती है, विजिबल रीजन, विजिबल। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि यहां से यहां ट्रांजिशन हो रहा हो, यहां से यहां ट्रांजिशन हो रहा हो, यहां से यहां ट्रांजिशन हो रहा हो, तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। तो ये किस में होती है, ये होती है IR रीजन, या NRI बोलते हैं, यानी NIR बोलते हैं, यानी नियर इंफ्रारेड में होता है। इसको नियर इंफ्रारेड भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ट्रांजिशन या तो यहां से यहां हो रहा हो, या तो यहां से यहां हो रहा हो, इसको बोलेंगे, सॉरी ये बामरों के पाश्चन हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये पाश्चन हो जाएगा, पाश्चन। और ये IR यानी नियर। और ये क्या मिलेगा यहाँ पर, ब्रैकेट। ये फार इंफ्रारेड रीजन में होता है, किसमें होता है, फार इंफ्रारेड रीजन। नेक्स्ट है आपके पास, अगर ट्रांजिशन यहां से यहां हो रहा हो, या यहां से यहां हो रहा हो,
इसको बोलते हैं पी फुंड। ये भी क्या होती है, फार IR में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब एनालाइज किया गया, ठीक है, यानी हाइड्रोजन जब उसको एनालाइज किया गया थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप, तो आपके पास क्या है, 5 लाइन मिली। ठीक है, लाइमर, बामर, पास्टन और ब्रैकेट में। ठीक है, बना लीजिए। लाइंस, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस, पहले लाइमन सीरीज देख लेते हैं, फिर बाकी सीरीज देखेंगे। ठीक है, लाइमन से पहले हमको थोड़ा सा देखना होगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएगी। और जब आपके पास ये बोहर के मॉडल से एनालाइज किया गया, ठीक है, यानी आपके पास ये जो आपके पास, मैंने क्या कहा कि जब आपके पास क्या था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ टाइम बाद वापस आएगा और एक एनर्जी रेडिएट करेगा फोटोन की फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो फोटोन है, एनर्जी रेडिएट, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो बता चुका हूं मैं 2-3 बार, एनर्जी ऑफ फोटोन वो कितनी हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर इनिशियल स्टेज में था, क्योंकि जो इमिशन हो रहा है, अभी हम ऑब्जॉर्प्शन की बात कर ही नहीं रहे हैं। जब हम ऑब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनिशियल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा जहां से ऑब्जॉर्प्शन शुरू हुआ। अभी हम ये फाइनल है, यहाँ पर वो फाइनल में लौट आ रहा है, ई फाइनल। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको एनालाइज किया गया तो एक स्पेक्ट्रम दिख गई, एक लाइन दिख गई, इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन। क्या ये स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन है जिसके पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हैविंग फ्रीक्वेंसी, जिसके पास फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, वो कितनी हो जाएगी, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल बाई एच, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल बाई एच। ठीक है, अब जो है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, बोर मॉडल में भी तो यही करते थे, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल जो वेवलेंथ कितना आ जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ निकाल देंगे यहाँ से, तो 1/λ कितना आ जाता था यहाँ, आर इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, एच फाइनल स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर, एन इनिशियल का स्क्वायर। ध्यान रहे कि जो आपके पास एन फाइन इनिशियल है वो बड़ा होगा एन फाइनल से हमेशा। ठीक है, क्या होगा, बड़ा होगा एन फाइनल से। ठीक है, तो चलिए, तो पहले बात करेंगे लाइमन सीरीज की, फिर बामर सीरीज की, देन आपके पास फर्दर सीरीज की भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं लाइमन सीरीज की। एक क्वेश्चन आता ही आता है, लास्ट टाइम भी आ रखा था, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, देखिए, जो ट्रांजिशन देखा होगा आप लोगों ने लाइमन सीरीज में, जो फाइनल स्टेट है वो कितना है, 1 है। सब ट्रांजिशन कहाँ पे आ रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 से बोल दें, 3 से बोल दें, ये जो ट्रांजिशन होगा सबसे ज्यादा इंटेंस होगा। हालांकि इन्होंने बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ जस्ट आपको। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक था बोर का कि इन्होंने बताया नहीं कौन सी लाइन ज्यादा इंटेंस होगी, पर ये जो ट्रांजिशन होगा सबसे ज्यादा इंटेंस होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कैसी होगी वेवलेंथ, अभी हम चेक करेंगे किसमें वेवलेंथ ज्यादा है किसमें कम है। ठीक है,
तो लाइमन सीरीज की बात करते हैं, तो लाइमन सीरीज में क्या आपके पास फाइनल स्टेज जो है एन फाइनल क्या होता है, किस रीजन में पाई जाती है, पहले तो देख लें। तो जो रीजन है वो यूवी रीजन में ऑब्जर्व की गई, ठीक है। अच्छा, इनसे पहले मैं बता दूं कि बामर ने 18 सेंचुरी में बामर सीरीज दे दी थी, ठीक है, लेकिन वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि ऐसा क्यों हुआ, ये स्पेक्ट्रल लाइन क्यों आई। लेकिन जब हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है विजुअलाइज किया गया, तो वहां पर पता चला। मतलब आप सोचिए 1922 1924 के आसपास आया ये यू लाइमन सीरीज बामर सीरीज, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये बामर ने पहले 18 समथिंग में ये क्या कर लिया था, ऑब्जर्व कर लिया थी, सॉरी ऑब्जर्व कर ली थी ये सीरीज क्या है, लाइन बामर सीरीज है। तो बामर सीरीज जो विजिबल रीजन में थी, जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जा रही थी, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आपके पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या देखा गया, वहां पर आपके पास एक्सप्लेन हुआ था कि आपके पास जो सीरीज आई, लाइमन सीरीज आई थी, बामर आई थी, वो क्यों आई थी, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए सबसे पहले आने वाली सीरीज कौन सी थी, तो वो आपके पास बामर सीरीज थी। तो इसमें क्या होता है कि एन फाइनल फिक्स है कहां पर, एन वन, और जो एन इनिशियल है वो कहीं से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, सो वन। यानी क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन जो ये आपके पास जंप कर रहा है यहाँ से, 2 से भी फर्स्ट में आ सकता है, 3 से भी फर्स्ट में आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैं वेव लेंथ निकालू तो 1/λ आर इंफिनिटी कितना होता है, 1/फाइनल स्क्वायर, 1 सॉरी ये कितना हो जाएगा, 1/फाइनल स्क्वायर माइनस 1/इनिशियल स्क्वायर। एन फाइनल तो फिक्स है, ठीक है। तो 1/λ आर इन्फिनिटी, ये तो 1/फाइनल फिक्स है, 1 है ये। इनिशियल क्या है, अगर मैं 2 रखता हूँ, क्या रख देता हूँ, अगर मैं 2 रख देता हूँ, तो 2 का क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि लाइमन की फर्स्ट सीरीज मिली आपको, क्या मिली, लाइमन की आपको फर्स्ट सीरीज मिली। अब जो है लाइमन की जब आपको फर्स्ट सीरीज मिली, अच्छा ये वाला फॉर्मूला पता है आपको, लेक्चर में भी आ रखा 2019 में, ठीक है। तो आपके पास जब लाइमन की सीरीज फर्स्ट सीरीज मिली तो कितना, एन इक्वल टू कितना था, 2 था, ठीक है। तो आप ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आर इन्फिनिटी, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 4/3 आर इन्फिनिटी। और अगर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये जो लैम्डा देगा मैक्सिमम लैम्डा देगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12-15 एंगस्ट्रॉम। आप बोलोगे कहाँ से आया, एक काम करो, सॉरी एक काम करो, इन सब की वैल्यू रख दो, यहाँ पर आर इन्फिनिटी की वैल्यू रख दो 1 पॉइंट कितना 09 10⁻7। रख दोगे, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी। तो अगर आपके पेपर में पूछा गया फर्स्ट लाइमन सीरीज, तो इसको क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट लाइमन सीरीज मिलती है आपको, कहाँ से ट्रांजिशन हुआ, यहाँ से जब 2 से 1 में हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी के भी दिखाते हैं, कभी कभी एल भी दिखा देते हैं। तो के अल्फा बोल दो देता हूँ मैं, के अल्फा। फिर ये जो सेकंड सीरीज में इसको बोलते हैं के बीटा, फिर ये के गामा, थर्ड लाइमन सीरीज। फिर यहाँ पर क्या बामर सीरीज का ही फर्स्ट। तो ये अगर आपसे पूछा जाए, मैं पूछूं कि थर्ड लाइमन सीरीज, थर्ड लाइमन, तो आप काउंट करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका मतलब थर्ड लाइमन सीरीज के लिए एन की वैल्यू कितनी रख देनी है, 4 रख देनी है। अब थर्ड की जगह एन इक्वल टू 3 मत रख देना, थर्ड लाइमन सीरीज पूछा तो एन इक्वल टू, यहाँ से काउंट होगा 1 2 3, ठीक है। तो 3 पे कौन सी है, 4, एन इक्वल टू 4 रख दोगे। अब आप बोलोगे कि सबसे मिनिमम वेवलेंथ किस पे आती है, जब ये एन फाइनल की वैल्यू क्या हो जाए, क्या हो जाए, सबसे मैक्सिमम हो जाए। तो अगर मैं क्या करूं, एन फाइनल को, सॉरी एन इनिशियल को क्या रख दूं, इनफाइनाइट रख दूं। तो ये जो 1/λ है वो कितना हो जाएगा, आर इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपके पास। अब जब आप इसको देखोगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/आर इन्फिनिटी। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये सबसे मिनिमम वेवलेंथ है, किसके क्रॉसपॉन्डिंग मिली हमें, जब एन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, जब ये ट्रांजिशन
जब ये ट्रांजिशन है, कहाँ से हो रहा है? लगभग यहाँ से आ रहा है, आपको दिख भी नहीं रही है वो लाइन, ऐसे आ रही है। तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी, बहुत कम होगी। इसकी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी, हालाँकि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी आपको। तो ये वाली इसका लैम्डा कितना है? सबसे कम दिख रहा है ये वाली का, क्योंकि लैम्डा मिनिमम है। मैक्सिमम कहाँ पे होगा लैम्डा? अब अगर आपसे पूछा जाए, ये ट्रांजिशन में पूछा जाए, एनर्जी कब मैक्सिमम मिलेगी आपको? एनर्जी कब मैक्सिमम मिलेगी? तो एनर्जी कब मैक्सिमम मिलेगी? जब एन इनिशियल क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, और एन फाइनल तो ऑब्वियसली बात है 1 है आपके पास। तो एनर्जी किस में मैक्सिमम मिलेगी? इस वाले ट्रांजिशन में। इस वाले ट्रांजिशन में एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, यहाँ एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी। और इस वाले ट्रांजिशन में, ये जो ट्रांजिशन लिया आपने ये वाला, एन इनिशियल इक्वल टू 2, एन फाइनल इक्वल टू 1, ये यहाँ पर जो एनर्जी मिलेगी वो मिनिमम एनर्जी मिलेगी। कैसी एनर्जी मिलेगी? मिनिमम एनर्जी मिलेगी। हो गया इतना? सब लोगों में इतनी आज इतनी शांति क्यों? नहीं समझ आ रहा था मुझे। ये ऐसा लगता है हमको तो आता ही है। सबसे पहली कहाँ पाई जाती है? विजिबल रीजन। तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास? यहाँ पे भी क्या है कि जो एन फाइनल है, कहाँ पे आ रहा है एन फाइनल? देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ एन फाइनल 2 में है, 2 में है। देखो यहाँ पे फाइनल है, तो एन इक्वल टू 2 होगा फाइनल की वैल्यू इसके लिए। एन इक्वल टू, एन जो फाइनल होगा वो 2 होगा, और एन जो इनिशियल होगा वो कितना होगा? 3, क्योंकि हमने कहा एन इनिशियल बड़ा होना चाहिए एन फाइनल से। 3, 4, 5, सो ऑन। तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर इन्फिनिटी 1 फाइनल मतलब 2 स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट बामर सीरीज की बात करता हूँ, जिसको एच अल्फा एच बीटा बोला गया, तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। ये है आपके पास, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हुआ कि फाइनल तो 2 था, और इनिशियल कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट बामर सीरीज, सॉरी, बामर सीरीज क्या बोला गया? फर्स्ट बामर सीरीज। अब अगर फर्स्ट बामर सीरीज है, तो इसको क्या बोलते हैं? एच अल्फा बोल देते हैं, ठीक है? कई बार एच अल्फा भी बोल देते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे आप 1 बाई इंफिनिटी, कितना हो जाएगा? कर लीजिए सॉल्व। 2, मैं कर देता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ। 9, 9 4 जा 36, और ये कितना? 9 और 4 5, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36/5 आर इन्फिनिटी। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6559 एंगस्ट्रॉम। और ये लैम्डा कैसी होगी? मैक्सिमम। मिनिमम कहाँ पे देगा? लैम्डा मिनिमम कब देगा? ये आता है आपके पास 3648। ये कब आता है? जब आपके पास एन फाइनल तो 2 ही रहता है, एन इनिशियल जो है इन्फिनिटी हो जाता है, तब आपको ये ट्रांजिशन मिलता है।
बताया नहीं मैंने, सबसे पहले खोजी, यही तो खोजी गई थी सबसे पहले। बामा ने इसके पहले ही खोज कर दी थी। 18 समथिंग में बामर ने इसका, मेरे को एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं, बामर ने ये सीरीज पहले ही खोज ली थी कि ऐसे ऐसे सीरीज आती है, पर उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तब जब आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखा गया तो क्या है, तब आपको एक्सप्लेन हुआ बताया था मैंने। ये तो 1924 21 26 के आसपास की बात है, जब ये सीरीज मिली आपको, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। लेकिन ये 18 समथिंग में था, 1879 था, कुछ एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं मेरे को। ठीक है, उस टाइम पे बामन ने खोज ली थी सीरीज। ठीक है, चलिए फिर आगे करते हैं, ऐसी बाकी सीरीज भी कर लेते हैं। तो बाकी सीरीज में देख लेते हैं, मैं एक टेबल बना देता हूँ, तो बाकी सीरीज आप खुद से भी कर लोगे। ठीक है, टेबल बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो इधर लिख लीजिए सीरीज, इधर लिखेंगे आप एन फाइनल, इधर लिखेंगे एन इनिशियल। इसको थोड़ा मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इधर लिखेंगे लेमडा मैक्सिमम, और आपके पास लेमडा मिनिमम। ये है लेमडा मिनिमम, और ये है रीजन। पहली सीरीज है लाइमन सीरीज, इसमें एन जो फाइनल होता है वो होता है 1, और एन इनिशियल जो होता है वो 2, 3, 4 सो ऑन। लैम्डा मैक्सिमम कितना आता है, 12-15 एंगस्ट्रॉम आता है। कब आता है, जब ट्रांजिशन हुआ हो एन फाइनल 1 या एन इनिशियल से कहाँ पर, एन
कैसे लिख देते हैं ना हम, 2 से जो ट्रांजिशन हुआ 2 से 1 में, लैम्डा मिनिमम आता है 912 जब ट्रांजिशन हुआ इनफाइनाइट से 1 में। कहाँ पर होता है? यूवी रीजन में पाई जाती है। फिर थी वाल्मर, एन फाइनल इक्वल टू 2, एन इनिशियल कितना होगा? 3 4 5 सो ऑन। और इसके आती है कितनी थी मैक्सिमम वेवलेंथ? इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ थी 65 59, यानी 65 59 65 59 एंगस्ट्रॉम। कहाँ से कहाँ थी? जब आपके पास 3 से 2 में आया था ट्रांजिशन, ठीक है। और मिनिमम कहाँ कितनी थी? 36 और 48 एंगस्ट्रॉम थी जब आपकी इनफाइनाइट से 2 में आया था। और ये किस में थी? विजिबल रीजन में। फिर आया आपके पास पास्टन, पास्टन 3, पास्टन एन इक्वल एन फाइनल 3 था और एन इनिशियल 4 5 6 सो ऑन। तो इसकी जो मैक्सिमम आई थी वो आई थी 18,771 एंगस्ट्रॉम। ये कहाँ से हुआ था? जब आपके पास 4 से 3 में ट्रांजिशन हुआ था। और इसकी मिनिमम कितनी आई थी? 8208 एंगस्ट्रॉम। ये कहाँ? जब इनफाइनाइट से थर्ड में आया, IR रीजन में, या नियर इंफ्रारेड रीजन भी बोल देते हैं। फिर था ब्रैकेट, ये फाइनल 4 है, 5 6, तो ये कितना रहेगा मैक्सिमम? ये आ जाता था 4590 एंगस्ट्रॉम। ये कब आया था? जब आपका ट्रांजिशन हुआ था 5 में से 4 में। और मिनिमम इसके लिए आया था 14576। ये कब? जब इन्फिनिटी से 4 में आया। तो ये भी किस में होती है? IR रीजन में। पी फुंड जब n फाइनल 5 और ये 6 7 सो ऑन। इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ आई थी 74336 एंगस्ट्रॉम और मिनिमम आई थी 22475 एंगस्ट्रॉम। और ये भी IR रीजन में थी। बना लीजिए। ये जो दिख रहा है आपको, अगर इस स्टेप को दिख रहे होंगे आप, ये है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ये वाला। मैं इसको कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। कैसे है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा? ये दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये रेड ग्रीन भी रख रहा हो, तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा इस टाइप का, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो अगर इसमें ऐसी लाइंस आ गई, चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में, ये हो गया आप लोगों से? ये आप लोगों ने नोट कर लिया? तो चलते हैं आगे।
चलिए अब हेडिंग लगाइए आप लोग। बोर्स मॉडल एंड ऐसे लगा लीजिए अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ इंटरव्यू पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं बता भी देता हूँ साथ साथ में क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आप लोगों का सिलेक्शन हो तो आप, ठीक है, हालांकि मैं तब अगर आप लोगों के लिए जो है वो करेंगे एक इंटरव्यू बैच, लेकिन अभी जान लेते हैं कि क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ऊपर, बोहर के ऊपर, रदरफोर्ड के ऊपर, फिर आता है हाइड्रोजन एटम के ऊपर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अब्जॉर्प्शन क्या होता है, इमिशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा, फिर आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम सेम होता है। ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि आपके पास, जैसे मैं एक कलर बैंड यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक ये बड़ा नहीं हो सकता, चलिए कोई नहीं। ये जो स्पेक्ट्रम है ये वाला, इसमें हम लिख भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये कैसा स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कैसा दिखता है आपको, ऐसा ही दिखता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब क्या था, जब क्या होता है, जब आपने मान लीजिए हाइड्रोजन का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखना है, तो एक कंटिन्यूस सोर्स लेंगे। ठीक है, एक क्या लेंगे, कंटिन्यूस सोर्स लेंगे। एक कंटिन्यूस सोर्स आप लेंगे तो वो किस पे, सपोज दैट आप किस पे इंसिडेंट करा रहे हैं, एक कांच स्लैब पे इंसिडेंट करा रहे हैं। किस पे इंसिडेंट करा रहे हैं, कांच स्लैब पे इंसिडेंट करा रहे हैं। और कांच स्लैब में क्या रखी है आपने, हाइड्रोजन गैस रखी है। ठीक है, क्या रखी है, हाइड्रोजन गैस रखी है। अब आपने देखा होगा कि जब उसको हाइड्रोजन गैस में जैसी हाइड्रोजन गैस रखी, जैसे उसमें क्या है, वो क्या हो जाएगी। आपने देखा कि अगर हम उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक से देखते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, तो इसमें ना कुछ डार्क सी लाइन दिखती है। क्या दिखती है, डार्क सी लाइन दिखती है। इसको ही क्या बोला जाता है, दिस इज द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अपने उसके लिए लिख सकते हैं, व्हेन, लिखवा देता हूं मैं, अ बीम, व्हेन अ बीम ऑफ कंटिन्यूअस लाइट is passes through passes through a glass cell containing hydrogen gas in atomic state and sent to sent into spectrometer a set of dark lines on bright background on back by is observe this line, this is the absorption spectrum, this is the absorption spectrum। इसको क्या बोला गया, absorption spectrum बोला गया।
ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी वालों को नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ कि जब किसी ग्लास स्लैब में ग्लास सेल है कोई, उसमें हाइड्रोजन गैस रखी है, अपनी एटॉमिक स्टेट में रखी है, किसी भी स्टेट में रखी है, ठीक है, एक ग्लास स्लैब में हाइड्रोजन गैस रखी है, कोई कंटिन्यूस सोर्स, लाइट सोर्स उस पर इंसिडेंट हुआ, तो जो आपके पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिल रहा था ना, मिलता ऐसे ही, बस इसमें कुछ डार्क लाइन मिलती है। क्यों मिलती है मैंने पहले कहा, वो जो एटम है, वो हाइड्रोजन एटम है, वो पर्टिकुलर गैस, पर्टिकुलर जो है लाइट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। जब उसने ऑब्जर्व कर दिया तो क्या हो जाएगा, अब वहां पर जो लाइन दिखेगी वो डार्क ब्लैक लाइन दिखेगी, ठीक है, एग्जैक्टली ब्लैक नहीं होती, ठीक है, मैं और अंदर की कहानी बता देता हूँ, एग्जैक्टली ब्लैक नहीं होती है। क्यों 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 ब्लैक नहीं होती, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्यों ब्लैक नहीं होती है, क्योंकि जो अब्जॉर्प्शन हुआ, अब मान लीजिए ये लाइट सोर्स इस पे इंसिडेंट करा आपने, इस एटम पे इंसिडेंट करा आपने, ये एटम था, इस पे लाइट सोर्स इंसिडेंट करा आपने, ठीक है। अब रीजन बता देता हूँ क्यों, जो आपका, अब देखो, अगर देखिए यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा आपने, तो क्या हो जाएगा आपके पास, जब जब अब्जॉर्प्शन हुआ तो ऐसे इस डायरेक्शन में, जब इमिशन होगा तो वो रैंडम डायरेक्शन में होगा। बहुत कम चांसेस है कि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, अब्जॉर्प्शन और इमिशन। इसीलिए क्या हुआ, ये डार्क ब्लैक तो नहीं दिखता, लेकिन अगर एनालाइज करते हो तो ब्लैक जैसा दिखता है, ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है कि जो इमिशन हो रहा है वो अलग अलग में हो रहा है, सेम पैटर्न में नहीं हो रहा है। ऑब्जॉर्प्शन तो ऐसे हुआ, लेकिन इमिशन की दर से भी हो सकता है, ठीक है। ये था किसकी, जो एकदम एग्जैक्टली ब्लैक नहीं दिख रहा है। अब अगर आप इमिशन में बोलोगे कि इमिशन का बैकग्राउंड ब्लैक क्यों आया, देखो ये एटम था, ठीक है, अब ये जो है इसको आपने एक एनर्जी दी, कंटिन्यूस एनर्जी दी, और ये कहाँ चले गया, एक्साइटेड स्टेट में चले गया, ठीक है। अब क्या है, एक्साइटेड स्टेट में गया। अब आप कहानी कहां से शुरू होती है, ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी, इसका तो कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जी किसके पास है, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में, तो इसीलिए जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक दिखता है, क्योंकि इसके पास कोई भी क्या है, आपके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, क्या जा रखा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रखा है। अब एक्साइटेड से नीचे आएगा तो जिस भी कलर की लाइट नीचे आएगी वही लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसीलिए बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास देखिए, मैं बता देता हूँ कौन सी सीरीज फाइंड होती है इसमें, कौन सी नहीं, ठीक है, कौन सी सीरीज मिलती है, कौन सी नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब्जॉर्प्शन में तो केवल एक ही सीरीज मिलती है, लाइमन सीरीज। क्यों, क्योंकि अब्जॉर्प्शन के लिए क्या, ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ n=2 है, n=3 है, ठीक है। तो जो लाइन अब्जॉर्प्शन में मिलती है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में केवल लाइमन सीरीज मिलती है। क्यों मिलती है लाइमन सीरीज, क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रांजिशन होगा वो यहाँ पर हो रहा है, ग्राउंड स्टेट, तो अब्जॉर्प्शन के लिए तो ग्राउंड, नॉर्मली जो एटम होगा, हाइड्रोजन का एटम, वो ग्राउंड स्टेट में होगा। लेकिन अगर बामर की बात करते हैं, बामर सीरीज नहीं मिलती है। अगर मैं बामर की बात करता हूँ तो बामर के लिए क्या होना चाहिए, n 2 होना चाहिए, n फाइनल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब 2 में तो रहेगा ही नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो यहाँ रहेगा, तो बामर सीरीज नहीं मिलती, बामर सीरीज नहीं मिलती एट नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा, तो ग्राउंड स्टेट उसमें तो बामर सीरीज मिलती नहीं, कौन मिलेगी, लाइमन सीरीज। अब अगर जैसे स्टार की बात करते हैं, स्टार की बात करते हैं, क्या स्टार में, स्टार के स्पेक्ट्रम देखा आपने, स्टार का स्पेक्ट्रम देखा, तो अगर आप स्टार का स्पेक्ट्रम देखोगे तो वहां टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर हाई होगा। अब जो हाई टेम्परेचर पे होगा, स्टार के स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, जो स्टार का टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, मान लीजिए 10⁴ टाइम्स है नॉर्मल के टाइम, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जो हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे होना था ग्राउंड स्टेट में, वो कहाँ चलेगा, एक्साइटेड स्टेट में, यानी उसको एनर्जी मिल गई हो कि ग्राउंड से कहाँ चले जाए, ग्राउंड से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो अब जो है स्टार में जो टेम्परेचर हाई होता है, तो इसका मतलब यहाँ बार्मर सीरीज मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है, स्टार में बार्मर सीरीज मिलती है, बार्मर सीरीज। कहाँ किसकी बात हो रही है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात हो रही है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, यानी अगर आप इस स्टार का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखोगे तो वहां पर बार्मर सीरीज मिलेगी, लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे देखोगे तो केवल और केवल लाइमन सीरीज मिलेगी, ठीक है। क्लियर है इतना, अगर इतनी बात क्लियर है।
तो आज के लिए रखते हैं इतना ही।